तो दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं आज की अभी की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कर्नल काले को दे दी श्रद्धांजलि। IDF UNDSS के अफसर भी थे मौजूद। जी हाँ, इजराइल में भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों ने कर्नल वैभव अनिल काले को अंतिम सम्मान दिया है। दरअसल इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच गाजा में कर्नल काले की मौत हो गई। उनके शव को भारत वापस लाया गया। दूतावास के अधिकारियों के साथ इजरायली विदेश मंत्रालय, इजरायली सुरक्षा बल और संयुक्त राष्ट्र विभाग के बचाव और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि इजरायली विदेश मंत्रालय, IDF और UNDSS अधिकारियों ने कर्नल वैभव काले के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गाजा में अपनी जान गंवा दी। उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे में आप लोग उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। तो वही बता दें, भारत और रूस करने जा रहे हैं बड़ा समझौता। रशिया में भारतीयों के लिए होगी वीजा फ्री एंट्री। जी हाँ, भारत और रशिया के बीच संबंध पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन अब इन संबंधों में से एक और आयाम जुड़ने वाला है। भारत और रशिया के बीच बड़ा समझौता हो सकता है। रूस और भारत नागरिकों की एक दूसरे के देशों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जून में द्विपक्षीय समझौते पर मंथन शुरू करेंगे। रूस की एक मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रशिया और भारत पर्यटन को मजबूत करने के लिए बिना वीजा समूह में पर्यटकों के एक दूसरे के देश में जाने के लिए समझौता करने के करीब है। जी हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो वहीं बता दें, अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे कब्रिस्तान में गाड़ दिया। जी हाँ, चुनावी रैली में खूब गरजे कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ये निराशा के गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको अनुच्छेद 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने अनुच्छेद 370 की जो दीवार थी उसे हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है, और जो ये सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 का पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लाएंगे, तो वो कान खोलकर सुन लें, दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का रोड मैप भी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है? जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं और जितने दल उतने प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहाँ अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। तो वही बता दें, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट। राजनाथ सिंह की 2 टुक। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि ये भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में है। कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी समान नागरिक संहिता के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत के प्रति दुनिया में धारणा बदली है। पहले भारत को कमजोर समझा जाता था, आज भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वे लोग कहते हैं कि 400 सीटें आई तो भाजपा लोकतंत्र का गला घोटेगी। कोई माई का लाल लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकता। मोदी ने 10 सालों में एक भी सरकार भंग नहीं की। हमने फैसला किया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोग विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? इस पर आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बता दे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। सिकंदरपुर में राजनाथ सिंह POK को लेकर काफी ज्यादा गरजते नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सिकंदरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को सराहा, कहा वो अपने कारोबारियों के साथ, लेकिन हम तो अपनों को चोर कहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की सराहना की। नकवी ने कहा कि भारत अपने व्यवसायियों का समर्थन करता है। उन्होंने इसे ही भारत की प्रगति का कारण बताया। पाकिस्तान के मंत्री ने बताया कि नकदी की कमी वाला देश पाकिस्तान में व्यवसायियों को चोर बताया जाता है। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि भारत की प्रगति का एकमात्र कारण ये है कि वे अपने व्यवसायियों का समर्थन करते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर कोई व्यवसायी प्रगति करता है तो उसे चोर कहा जाता है। भारत में व्यवसायियों का सम्मान किया जाता है। तो वहीं बता दें, गाजा में नरसंहार का बहुत बड़ा आरोप। इजराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में दिया जवाब। बता दें, इजराइल ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई के दौरान गाजा में नरसंहार के आरोपों से इनकार किया। इजराइल ने दावा किया है कि वो सैन्य कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से गाजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में अपील किए जाने के बाद इजराइल ने गाजा में नरसंहार के आरोपों का जवाब दिया। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिसंबर में याचिका दायर की थी, जिसके बाद न्यायालय ने गाजा में जारी संघर्ष को लेकर तीसरी बार सुनवाई
की बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका ने अदालत को बताया कि गाजा में स्थिति एक नए और भयावह चरण पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका ने 15 न्यायाधीशों की पीठ से तत्काल कार्रवाई की अपील की थी। तो वहीं ताइवान के मंत्री का बहुत बड़ा बयान, कहा यूक्रेन जंग हार गया तो चीन का बढ़ेगा हौसला, ये विनाशकारी होगा। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच जारी गतिरोध से दुनिया वाकिफ है। चीन ताइवान पर हमला करने की धमकियां देता रहा है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। इस बीच ताइवान के निवर्तमान विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि रशिया और चीन एक दूसरे को अपनी क्षेत्रीय पहुंच बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वू ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को उन निरंकुश देशों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए जो उनके अधिकारों और संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। जोसेफ वू की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर हैं। वू ने यूरोप, दक्षिण चीन सागर और उससे आगे रशिया और चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए लोकतांत्रिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन की बीजिंग यात्रा दो बड़े अधिनायकवादी देशों के एक दूसरे का समर्थन करने, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, एक दूसरे के विस्तारवाद का समर्थन करने का उदाहरण है। तो वहीं अब रशिया यूक्रेन युद्ध में मच सकता है कोहराम। अमेरिका और नाटो सेना क्यों बना रहा है सीधा एंट्री का प्लान, बता दें। एक तरफ जहां रशिया और चीन यूक्रेन युद्ध को निर्णायक अंजाम देकर खत्म करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो सहयोगी यूक्रेन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। नाटो सहयोगी अब यूक्रेन के सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान बना रहे हैं। ये एक ऐसा कदम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधे यूक्रेन युद्ध में खींच सकता है। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से बचते रहे हैं। हालांकि रशिया के खिलाफ आर्थिक से लेकर सैन्य मदद पहुंचाते रहे हैं और रूस पर कई किस्म के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बात करें अगली खबर की, जहां क्रिप्टो चैनल और हनी ट्रैप में ऐसा उलझा कि पाकिस्तान को दे दिए भारत के सीक्रेट्स। एनआईए ने नौसेना जासूस केस में एक और को धर दबोचा, बता दें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गुरुवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े भारतीय नौसेना जासूसी मामले में एक और व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने अपने चार्जशीट में कहा कि इस मामले में अमान सलीम शेख आरसी मुख्य आरोपी है, जिसमें रक्षा प्रतिष्ठानों के संबंध में गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय नौसेना कर्मियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पाकिस्तान एजेंटों से मिला हुआ था। एनआईए ने मुंबई के रहने वाले अमान नाम के शख्स पर आईपीसी और यूएपीए एक्ट के कई धाराओं के तहत आरोप लगाया है। एजेंसी ने विशाखापत्तनम में एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारत पर बढ़त बनाए रखने के लिए कंगाल पाकिस्तान अब चीन से खरीदेगा ज्यादा J-10C फाइटर जेट। जी हाँ, पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन और दूसरे देशों से मिली खैरात के सहारे उसका खर्च किसी तरह चल रहा है, लेकिन कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की ख्वाहिश नहीं छोड़ पा रहा है। कंगाल पाकिस्तान ने चीन से J-17 और J-10C फाइटर हासिल किए हैं। पाकिस्तान ने चीन को 36 चेंगदू J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था, उनमें से 20 डिलीवर हो चुके थे और 16 आने वाले हैं। अब खबर है कि भारत पर बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तान 14 और J-10C फाइटर जेट का ऑर्डर करने वाला है, जिससे इन विमानों की संख्या 50 हो जाएगी। तो वहीं आर्मेनिया को हथियार देने का बदला ले रहा अजरबैजान। फ्रांसीसी द्वीप पर लगा आपातकाल, जमकर हिंसा। जी हां, फ्रांस ने अजरबैजान पर उसके पैसिफिक आइलैंड न्यू कैलिडोनिया की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों और कई लोगों की मौत के बाद यह आरोप लगाया है। न्यू कैलिडोनिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, जिनका अजरबैजान ने तुरंत ही खंडन किया है। फ्रांस और अजरबैजान के बीच रिश्ते कुछ समय से तनावपूर्ण है। फ्रांस ने अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को हथियार भी मुहैया कराए हैं। ऐसे में इसे अजरबैजान के बदले की तरह देखा जा रहा है। हालांकि उसने सीधे तौर पर हस्तक्षेप की बात को नकारा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं मुझे न्यायाधीश पर भरोसा नहीं। जी हाँ, अदालत में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने दोहराई अन्याय की बात। जी हाँ, जेल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा बीवी ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश पर अविश्वास जताया है। बता दें कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश एक कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि बुशरा बीवी की टिप्पणी को इमरान खान और उनके वकीलों ने वापस ले लिया। 190 मिलियन पाउंड राष्ट्रीय अपराध एजेंसी घोटाले मामले की सुनवाई की शुरुआत में बुशरा बीवी ने जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश पर अविश्वास जताया। 190 मिलियन पाउंड घोटाले के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा इमरान खान, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी अदालत में गुस्से में दिखाई दी। सुनवाई के दौरान वो अपने पति से अलग बैठी रही। इसके बाद बुशरा बीवी कटघरे में गई और न्यायाधीश
न्यायाधीश से कहा कि उन्हें न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने रावलपिंडी की अडयाला जेल में 15 मई को होने वाली सुनवाई के बारे में सूचित नहीं किए जाने की शिकायत की। तो वहीं आपको बता दें, सुनक सरकार ने दिया भारतीय छात्रों को बड़ा झटका, बंद होगा ग्रेजुएशन वीजा रूट, क्या चुनाव में पकड़ेगा तूल। दरअसल ब्रिटेन की सरकार भारतीय छात्रों को बड़ा झटका देने वाली है। सरकार की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने ग्रेजुएट वीजा रूट को बंद करने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इस प्रावधान को लागू होते ही हर साल करीब 91,000 भारतीय छात्रों को ग्रेजुएशन रूट से वीजा एंट्री नहीं मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि अभी हर साल करीब 1,30,000 भारतीय छात्रों को इसके जरिए एंट्री मिलती है। तो वहीं कटौती के बाद केवल 39,000 छात्रों को ही एंट्री मिल पाएगी। तो वहीं बता दें, मुझे मुस्लिमों पर घेरते हैं लेकिन रमजान में गाजा में बमबारी रुकवाने के लिए मैंने हर कोशिश की। बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि रमजान के महीने में उन्होंने गाजा में बमबारी रुकवाने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर घेरा जाता है, लेकिन जब रमजान के महीने में गाजा भीषण इजरायली बमबारी झेल रहा था तब उन्होंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा था। पीएम मोदी ने आज तक से बातचीत में कहा कि मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, मैंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। मैंने उनसे कहा था कि आप इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे मिली और उन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबारी ना किया जाए, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास भी किया। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में बमबारी, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता क्योंकि इसके लिए कईयों ने प्रयास किए होंगे, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, भारत ने भी प्रयास किया। मेरा आज भी फलस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ। तो वहीं बता दें, बेंगलुरु जा रहे विमान में आग लगने की खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग, 175 यात्री थे सवार। बेंगलुरु जा रहे एयर इंडिया के एक विमान के एयर कंडीशनिंग यूनिट में संदिग्ध आग लगने की जानकारी मिली है। बताया ये जा रहा है कि आग लगने के कारण विमान राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। सूत्रों के मुताबिक उड़ान AI 807 संचालित करने वाला विमान राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि विमान में 175 लोग सवार थे। सूत्रों के मुताबिक विमान के एयर कंडीशनिंग इकाई में संदिग्ध आग लग गई और आपातकाल घोषित कर दिया गया। विमान ने शाम करीब 6:40 पर एहतियात सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों के लिए बेंगलुरु जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही। तो वही बता दें, 52 हफ्ते के टॉप पर पहुंचा HAL का शेयर, इस ब्रोकरेट ने बढ़ाया टारगेट। दरअसल तिमाही नतीजे जारी होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के शेयर ने रिकॉर्ड बना दिया है। उसके शेयर 16 मई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इसके अलावा शेयर पर ब्रोकरेज फर्म USB की रिपोर्ट आई है जिसमें शेयर पर रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, एलोन मस्क ने फिर लिया सबसे बड़ा फैसला, पूरी तरह ट्विटर किया खत्म। आखिर क्या है नया प्लान? दरअसल एलोन मस्क ने कुछ साल पहले ट्विटर को टेक ओवर किया था। इसके बाद उन्होंने नाम बदलकर इसका नाम X कर दिया था। इसके बाद लोगों में बदलाव किया गया था। अब सामने आया है कि उन्होंने इसके URL में बदलाव कर दिया है, यानी आपको कहीं भी अब ट्विटर नजर नहीं आने वाला है। URL की शुरुआत भी x.com के साथ ही होने वाली है। अगर आप ट्विटर के URL पर भी जाएंगे तो ये सीधा X पर ट्रांसफर कर देगा। वेब वर्जन में ये ओपन करने पर भी ऐसा दिखाई देगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया और कंपनी ने अपने URL को पूरी तरह ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में आप लोगों में से कितनों ने हमें ट्विटर पर फॉलो कर रखा है यानी X पर फॉलो कर रखा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। जिन्होंने नहीं किया वो हमारे इस चैनल पर जाकर के ट्विटर के लिंक पर क्लिक करके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो वही अगली खबर बताते, जहां कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर प्रचार के दौरान थप्पड़ों से हमला, माला पहनाने के बहाने युवक ने जड़ दिया तमाचा। बता दें, दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला किया गया। माला पहनाने आए युवक ने जड़ा थप्पड़। दरअसल दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ मार पिटाई की कोशिश का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 मई की शाम करीब 6:53 पर पुलिस को जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार उस्मानपुर में बैठक में आए थे जिसकी मेजबानी आम आदमी पार्टी पार्षद छाया शर्मा कर रही थी। चुनाव प्रचार चल रहा था। जैसे ही कन्हैया कुमार निकले तभी एक शख्स ने उन्हें माला पहनाई और स्याही फेंककर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना में पार्षद के साथ भी बदसलूकी की गई। पुलिस के मुताबिक मारपीट की कोशिश की गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, आखिर हुआ क्या था। तो वहीं कन्हैया कुमार के साथ मारपीट करने का आरोपी का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों आरोपी कह रहे हैं कि जो देश के टुकड़े करने की बात कहेगा उसका ऐसा ही इलाज करेंगे। ये हमने उदाहरण सेट किया है कि जो इंडियन आर्मी का अपमान करेगा उसका यही इलाज होगा। हमने भारतीय सैनिकों के अपमान का बदला लिया है। वीडियो में दोनों आरोपी ये भी कह रहे हैं कि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी संगठन के कहने पर ये काम नहीं किया है, ये हमने अपनी भावना से किया है। तो वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे पर पप्पू यादव का बयान आया है। दरअसल पप्पू यादव ने इस घटना
की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली। ये अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी। कांग्रेस नेता रितु चौधरी ने एक्स पर लिखा कि खबरें आ रही है कि मनोज तिवारी और भाजपा के कुछ पालतू गुंडों ने हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हिंसा किया है। हार के डर से बौखलाए भाजपाइयों ने ये कायरों वाला काम किया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी। ऐसे में विपक्ष भड़कता नजर आया है दोस्तों, और अनाप शनाप जो मन में आ रहा है बयानबाजी की जा रही है। बहरहाल आपकी क्या राय होगी कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने को लेकर, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, रायबरेली में राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा मैं पीएम मोदी से कुछ भी कहलवा सकता हूं। जी हां, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी ने उनके बोले गए वाक्यांशों की नकल की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से जो चाहूं कहलवा सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप कभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, और 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने कहा अडानी अंबानी। मैंने कहा था कि हम बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे, टका टक टका टक टका टक। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में टका टक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनता से पूछा कि वे पीएम मोदी से क्या सुनना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो उनसे ये कहलवा सकते हैं कि कांग्रेसी नेता ने कहा अगर आप नहीं चाहते कि पीएम मोदी कुछ कहें तो आप मुझे भी बता सकते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, नेहरू के बाद तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं मोदी। राज ठाकरे ने की जी भर के पीएम मोदी की तारीफ। महाराष्ट्र की 6 डिमांड भी रख डाली। जी हां, शिवाजी पार्क की सभा में अपने संक्षिप्त भाषण में मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2019 के कार्यकाल के बारे में जो कहना चाहता था मैंने 2019 में कहा। अब बात करते हैं 2019 से लेकर अब तक की मैं अगले 5 साल के लिए ही आपके सामने खड़ा हूं। राज ठाकरे ने भी राम मंदिर और धारा 370 और 3 तलाक जैसे साहसिक फैसलों के लिए पीएम मोदी जी को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए अच्छे तरीके से 6 अहम मांगे रख डाली। जी हाँ, वो कौन कौन सी राज ठाकरे की 6 मांगे हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने आपको दिखा दिया दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ फूंक दिया बिगुल, एक्स अकाउंट की बदल डाली डीपी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। मालीवाल ने अपने प्रोफाइल डीपी से दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जेल में बंद प्रतीकात्मक तस्वीर को हटा दिया है। डीपी में पहले केजरीवाल की जेल वाली प्रतीकात्मक तस्वीर के ऊपर मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल स्लोगन लिखा हुआ था। नई डीपी में सिर्फ काला रंग दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि ये मालीवाल के विरोध को जताने का तरीका है। इससे पहले पार्टी ने भी आरोप लगाया था कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोहरा बनाया गया है। पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर लगे कथित मारपीट के आरोपों को पार्टी द्वारा निराधार बताकर खारिज किए जाने पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि एक गुंडे के दबाव में झुकी आम आदमी पार्टी अब उनके चरित्र पर सवाल उठा रही है। मालीवाल ने कहा कि पार्टी ने कुमार द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 2 दिन बाद यू टर्न ले लिया। आप नेता आतिशी के संवाददाता को संबोधित करने के बाद मालीवाल ने यह टिप्पणी की। तो वहीं आपको बता दें, केजरीवाल के बयान पर अब अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। इंडी गठबंधन को वोट दे, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए वे जेल से बाहर हैं। इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा, ये सोच लो कि आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं एक मतदाता के नाते ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जहां भी जाएंगे वहां शराब घोटाला लोगों को नजर आएगा। वो जहां जाएंगे लोगों को शराब घोटाला ही नजर आएगा, कुछ लोगों को बड़ी बोतलें दिखेंगी। वहीं केजरीवाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी अवमानना नहीं हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? तो वहीं अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल गया हो और कोर्ट में सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो और प्रचार में भी वो ये गुहार लगा रहे हैं कि इसीलिए वोट करो कि जेल ना जाना
करना पड़े, ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति कितना स्वार्थी है और इनमें कितनी अनैतिकता है। ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं। ये देश के लिए नहीं अपने लिए सोच रहे हैं। अगर आप भी मानते अनुराग ठाकुर जी का एक एक बयान, एक एक बात वाकई में सोचने लायक है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वही बता दें, प्रशांत किशोर से मिले पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार का सियासी पारा हाई। जी हां, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद बिहार का सियासी पारा गरमा गया। चुनावी माहौल के बीच दोनों नेताओं के मिलने से राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं की ओर से मीटिंग के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चर्चा है कि पप्पू यादव और पीके के बीच बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा हुई है। तो वहीं बता दें, भाजपा की नाटकबाजी, जुमलेबाजी अब समझ गई जनता। दरअसल मायावती ने भाजपा पर हमला करते हुए ये बयान दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहुंची बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की नाटकबाजी, जुमलेबाजी को देश की जनता समझ गई है। अब जवाब देने का समय आ गया है। इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्र के समर्थन में विश्वनाथगंज कस्बे के पास आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों पर सरकार ने बहुत अत्याचार किया है। इस सरकार ने गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों का जीना मुहाल कर दिया है। चुनावी घोषणा पत्र जुमला होता है जिसे कोई भी पार्टी कभी भी अमल में नहीं लाती है। इसीलिए हम चुनावी घोषणा पत्र में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। तो वही बता दें, रोहिणी आचार्य का पर्चा स्वीकृत करने में जल्दबाजी हुई। बीजेपी की हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील। जी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण लोकसभा सीट से नामांकन पर बीजेपी ने फिर सवाल उठाए हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन स्वीकृत करने में रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जल्दबाजी की गई। पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। बीजेपी ने इस मामले की सुनवाई तुरंत करने का अनुरोध किया है। बता दें कि सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने भी चुनाव पदाधिकारी से रोहिणी के शपथ पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत किया था। तो वहीं बता दें, परिवर्तन नहीं आया तो बहुत खतरनाक और भयावह होगा बंगाल। जी हां, चुनाव प्रचार में कूदे मिथुन चक्रवर्ती। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती शुक्रवार शाम चुनावी जनसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जन समर्थन देखकर सकारात्मक भावनाएं आ रही है। मिथुन ने कहा, मैं यहाँ पर जो जन समुद्र देख रहा हूँ उससे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। कौन क्या करता है और क्या बोलता है ये सब नहीं, मैं एक्टर हूँ और लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, हम उससे हटकर कितना आगे जाएंगे ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती से पूछा गया कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बंगाल के लोगों को। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और अगर अब की बार नहीं आया परिवर्तन तो इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। क्या एग्री करते हैं आप लोग दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान से, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ग्रुप वाई के पदों पर भर्ती निकाली है। आखिर रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी का क्या है क्राइटेरिया, बता दें भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए भर्ती निकाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों के लिए 22 मई से 5 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना में एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों की पूरी जानकारी airmanselection.cdac.in पर देखी जा सकती है। ये वैकेंसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए है और एक शर्त ये भी है कि ये भर्तियां केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख के निवासियों के लिए ही है। जी हाँ, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस, आवेदन शुल्क, सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।